Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विराम चिन्ह समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। प्रथम 2 खंडों में हमने विराम चिन्ह एवं उसके कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ा और समझा। तृतीय खंड में हम विराम चिन्ह के बाकी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। विराम चिन्ह का छठा प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जैसे अमृतसर जाने वाली गाड़ी कितने बजे चलती है। इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। सातवां भेद है या सातवां प्रकार है निर्देशक, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की। हमारे देश को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी आदि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह यानी डैश का प्रयोग किया गया है। आठवां प्रकार है योजक। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। योजक को इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं। पुनरुक्त शब्दों या समस्त पदों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बार बार कहने पर भी तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता। संगीत का रियाज करने के लिए मोहर ने रात दिन एक कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार और रात दिन, इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नवा प्रकार है कोष्ठक। इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए, जैसे श्री राम की चरण धूलि से अहल्या। अहल्या के बाद ब्रैकेट यानी कोष्ठक में लिखा हुआ है गौतम की पत्नी। यह अहल्या कौन है वह समझाने के लिए लिखा गया है। तो इसी तरह से अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में कुछ चीजें लिखी जाती है। का उद्धार हुआ। श्री राम की चरण धूलि से अहल्या गौतम की पत्नी का उद्धार हुआ। नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना हेतु, जैसे महेश हंसते हुए, अमा यार छोड़ो बाकी का काम कल हो जाएगा। यहाँ पर नाटक में महेश का प्रदर्शन किस प्रकार का रहेगा वह बताया गया है। ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में लिख दिया गया है हंसते हुए। गणित में तीनों प्रकार के कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग विशेष रूप में होता है। 10वां प्रकार है लाघव चिन्ह, जहां पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त रूप लिखकर उसके आगे इसका प्रयोग होता है, जैसे प पे अंक की मात्रा और लाघव चिन्ह जिसका अर्थ होता है पंडित। नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाघव चिन्हों का प्रयोग प्रायः हम प्रश्न और उत्तर लिखते समय भी करते हैं, जैसे प्र के बाद एक गोला लगा देते हैं अर्थात प्रश्न, और उ के बाद एक गोला लगा देते हैं अर्थात उत्तर। काकपद या हंस पद, यह 11वां प्रकार है। कौवा तथा हंस चलते हुए भूमि पर ऐसा निशान बनाते हैं, इसी के आधार पर इस चिन्ह का नाम यह पड़ा। लिखते हुए यदि कुछ छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे
आज 7वीं कक्षा के सभी छात्र नाटक देखने जाएंगे। 12वां प्रकार है विस्मयादिबोधक चिन्ह। भय, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे आहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज तो हम सिनेमा देखने जाएंगे। ब्रैकेट में यह हर्ष सूचक वाक्य है, अर्थात खुशी से ऐसा कहा गया है। अरे तुम आ भी गए, यह बात आश्चर्य से कही गई है, इसलिए अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस तरह हमने पाठ के अंतर्गत आए हुए 12 विराम चिन्ह के प्रकारों को पढ़ा एवं समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है पढ़ते या लिखते समय रुकना अथवा ठहरना। विराम चिन्ह का प्रयोग न होने से वाक्य का अर्थ कुछ और भी निकाला जा सकता है। विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल देता है। हिंदी के विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, योजक, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, काकपद या हंसपद और विस्मयादिबोधक चिन्ह। संपूर्ण पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें एवं किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है वह ध्यान दें। पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।